यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 26वीं कड़ी। आज की कड़ी में आप सुनेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे हैं डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर रिंटू नाथ, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पंकजपति पाठक। श्रोताओं नमस्कार और आपका स्वागत है आज के इस इंटरैक्टिव एपिसोड में। आने वाला कल की जो श्रृंखला हमारी चल रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, आज उसका एक पड़ाव फिर आया हुआ है और जहां पर हमारे साथ विषय विशेषज्ञ भी होंगे, विज्ञान प्रसार के प्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ, और हम चर्चा करेंगे अब तक जो हुई है कड़ी, उसके जैसा प्रवाह रहा उसके बारे में, और साथ में आने वाली कड़ियों में क्या संभावनाएं दिखती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा ये भी होगी कि आपने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं हमारे इस कार्यक्रम के बारे में और आपकी रुचि कैसे इसमें विकसित हो रही है और विकसित होगी। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ हैं हमेशा की तरह डॉक्टर नकुल पराशर जी जो निदेशक हैं विज्ञान प्रसार में, और साथ हैं डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है विज्ञान प्रसार में और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। और उसके साथ ही हमारे साथ आज हैं विषय विशेषज्ञ, आपको जानकर अच्छा लगेगा, डॉक्टर रिंटू नाथ जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड एफ विज्ञान प्रसार में तो हैं ही, साथ में ही इनका विशेषज्ञता जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में है। इस विषय पर इन्होंने अच्छा खासा शोध किया है, इनके ढेर सारे शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। रिंटू नाथ जी आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आज की कड़ी में। नमस्कार। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले डॉक्टर त्यागी जी आपसे ही सवाल करते हैं या आपसे ही पूछते हैं कि अभी तक तो हमने अपनी ऑडियंस को बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, सुपर एआई क्या हो रही है, और आपने हमारी पिछली कड़ियों में हमने बड़े रोचक ढंग से उन्हें बताया भी है कि ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। एक बार हमारी ऑडियंस के, हमारे श्रोताओं की सुविधा के लिए थोड़ा सा बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में सामान्य व्यक्ति क्या समझे। देखिए, जैसे कि अगर हम अपने एक जो हमारी भारत सरकार की जो नीति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो नीति आयोग ने जो एक कहें कि एक इस एक एआई के मुद्दे को एक बहुत खास तवज्जो दी है, और ये बात रखी गई है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षा है, हेल्थ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि क्योंकि जब एआई का हम इस्तेमाल करेंगे तो जब जो मानव की बुद्धि की जो सीमाएं हैं हम उससे पार जा सकते हैं, और जो मानव से जो गलती हो जाती है जिसको हम कहते हैं ना कि ह्यूमन फैक्टर, उसको हम पूरी तरीके से हटा पाएंगे तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होगा, बिना गलती के होगा और जल्दी होगा। और ख़ासकर ऐसे काम जहाँ पे जो एक ही जैसे काम जहाँ होते हैं बड़े उबाऊ वो हो जाते हैं, वहाँ पे अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो उबाऊपन है वो भी दूर हो जाएगा। तो क्या हम एक जनमान्य से एक साधारण नागरिक होने के नाते क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? क्योंकि उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। समाज बदलेगा, बदल रहा है, हम देखते हैं कि वो उसके साथ चलने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो आम आदमी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके बारे में जान ले, समझ ले, और जो कई तरह के कहें कि भय और जो मिसकंसेप्शन है, ऐसी बातें जो लोग आपस में कानाफूसी की तरह करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो भी हम कोशिश करिए कि इसमें बताया जाए। जैसे एक बड़ा मुद्दा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह हो जाएगा तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे। तो यही सब बातें जो है हम इस जो हमारे 52 एपिसोड का जो सीरियल है उसमें हम करने जा रहे हैं।
डॉक्टर नकुल त्यागी जी ने बताया कि अभी तक जो हम योजना बना रहे हैं या जिस दिशा में इस धारावाहिक को ले जा रहे हैं उसमें मूलतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है और क्या योजनाएं हैं और हमारी भविष्यदर्शी योजनाएं क्या हैं, आगे का समाज कैसे प्रभावित होगा, उसकी तैयारी के विषय में। उसके पहले उसके साथ जैसा त्यागी जी ने आम आदमी की बात की, आम आदमी के नज़रिए से देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कह रहे हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कह रहे हैं वो है क्या चीज़? देखिए ऐसा है जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं अपने बुद्धि विवेक और उसके साथ समाहित कौशल के साथ करते हैं। इन सब कामों को करने के लिए जब ये तीनों का मिश्रण होता है तो हम किसी भी काम को सरअंजाम देते हैं और हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। इसी तरह से अगर मशीनों को उस लायक कर दिया जाए, उनके अंदर वो सारी जितने भी निर्देश हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इस तरह से अगर उसके अंदर मशीन के अंदर डाल दिया जाए कि आपका जो वांछित कार्य है जिसको करने के लिए आपको एक समय लगता था या इसके लिए जो भी परिश्रम होता था, अगर हम उसको एक ऑटोमेटेड तरीके से अगर उसको हम कर पाएँ, उसको बदल सकें, राइट, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में आरपीए कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं, उन सब चीज़ों को अगर इसके अंदर हम समाहित करें तो जो हम काम करते हैं, अगर हम मान लीजिए ए से बी जाते थे और उसको जाने में हमारे को लगते थे 10 घंटे, अगर वही रास्ता वही रहे पर जाने आने की क्षमता अगर हमारी बढ़ जाए और वो 4 घंटे हो जाए तो वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संभव है। तो आम आदमी, सड़क पे चलता हुआ आदमी किस तरह से लाभान्वित हो सकता है, किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकता है और किस तरह से उसके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन की संभावना पैदा होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होती है। और किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को आप सुगम तरीके से कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें और पहले से बेहतर तरीके से कर सकें, वो सब मशीनों के अंदर आप अपने इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से लोड कर दें कि वो आपकी बातों को, आपके कथन को, आपके मंतव्य को जान सके और कर सके। यानी कि जब मशीनें खुद ऑप्शंस में से चूज करके हमारे तय तरीके से काम करने लगें जी, तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रिंटूनाथ जी, अभी जो बात हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनें ऑप्शंस चूज कर लेंगे या फिर उनका हम कैसे जीवन उपयोग करेंगे, इसमें एक सवाल ये आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हमें पड़ क्यों रही है, जब हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस या बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस में क्या कमी है या उससे क्या इतर संभावना आ रही है इसमें? ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमी नहीं बोला जाए, इसमें ऑटोमेशन जो है, प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये काफ़ी दिन से चले जा रहे हैं। ऑटोमेशन जब एक ही चीज़ को रिपीटेशन करते हैं, सोच लीजिए कोई ऐसा जॉब है जो कि लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव जॉब को मशीन से करते हैं, उसको ऑटोमेशन बोलेंगे। नाउ ये और एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है। ऑटोमेशन में क्या होता है, जब एक ही रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन बार बार किए जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब उसमें डेटा लेके उसको प्रोसेस करे और नई चीज़ कर सके। सोच लीजिए ऐसा ऑटोमेशन है, प्रोसेस कंट्रोलर में एक कोई चीज़ों को उठा के दूसरे जगह में ले जा रहा है, तो ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए तो फिर वो मशीन नहीं काम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, वो फीडबैक कंट्रोल में जाते हैं, वो डेटा लेते हैं और डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। तो डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं तो फिर पुराना डेटा के साथ मैच करते हैं और न्यू डिसीजन लेते हैं। ये एग्जैक्टली जो डिसीजन जो लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लेकिन ह्यूमन जैसे डिसीजन लेते हैं ऐसा नहीं करते। ये रिपीटेटिव पैटर्न को न्यू डेटा के साथ मर्ज करते हैं, उसके हिसाब से उनका जो एल्गोरिथम है उस हिसाब से वो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यू स्टेप है, ऑलरेडी था जो ऑटोमेशन है, बट ऑटोमेशन विद इंटेलिजेंस। रिंटू जी से ही एक और सवाल इसी से मिलता जुलता पूछना चाह रहा था, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कुछ शब्द हैं वो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका संबंध कहीं ना कहीं एआई से भी है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई में क्या रिलेशनशिप है, ये सवाल है। और दूसरा ये कि एक हमारे श्रोता का एक सवाल आया है, जो ये दुर्गेश हैं, दुर्गेश नागनपुरे खांडवा एमपी से, वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि वो शायद एआई में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एआई के अनुसंधान में काम आने वाली भाषा कौन सी है। तो ये सवाल का जवाब मैं रिंटू जी से चाहूँगा। पहले मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, ये एक सर्विस है, सर्विस जो कि सबके लिए अवेलेबल है। सोच लीजिए
कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास बहुत सारे कंप्यूटेशन चाहिए, डेटा स्टोरेज चाहिए, प्लस उस डेटा को प्रोसेसिंग करना होता है। तो पहले क्या होता था करीब 5 साल पहले कि उनके पास उस HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होना पड़ेगा, उनके पास सारे सिस्टम सपोर्ट होना पड़ेगा एंड दे कैन देन डू दिस प्रोसेसिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करते हैं, ये जो सर्विस जो है ये अवेलेबल टू ऑल, यू हैव टू जस्ट लॉग इन टू दैट क्लाउड सर्विसिंग प्रोवाइडर्स एंड आपको वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि आपके पास मशीन ना रख के भी हो सकते हैं। तो इसमें टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इन जनरल इज़ अ सर्विस। मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई लोग अपना कुछ पैसा या वो बैंक में आपको सेफ मिलता है ना, एक लॉकर मिलता है ना, बिल्कुल। तो ये उस तरीके का लॉकर है जिसकी चाबी आपके पास है, जब आप चाहो अपना डाटा उस लॉकर से निकाल सकते हो। हाँ, एनालिटिकली ऐसे है, ओनली डेटा नहीं, इसमें प्रोसेसिंग भी हो सकते हैं। अच्छा, ओनली डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, इसको प्रोसेसिंग भी हो सकते हैं। सारे फैसिलिटीज जो एक HPC कर सकते हैं अपना मशीन, अपना ऑर्गेनाइजेशन, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में सेम काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट हो तो आप ये डाटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल, एंड ये सिक्योर्ड भी होते हैं। सिक्योर्ड भी होते हैं जी। मतलब वही जो मैंने कहीं की जो एनालॉजी दी वो वही कि ये जो लॉकर है, बैंक का लॉकर, और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है उस। अच्छा, जो दूसरा सवाल था वो लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के लिए कि अगर कोई रिसर्चर है, मान लीजिए उसको इस फील्ड में जाना है, तो वो अगर तैयारी, लगता है कि जैसे होता है ना कैरियर की आपने तैयारी अभी से कर रहे हैं, तो उसको क्या लैंग्वेज आनी चाहिए, या इसके लिए AI के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल होती है? ऐसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई लैंग्वेज एग्जैक्टली इसका मीनिंग ऐसा नहीं हो पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंसेप्ट, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे तरीके होती है, डीप लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग के साथ डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क होते हैं। दिस आर ऑल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स को जब हम एक्चुअली कोडिंग करते हैं, उसके लिए लैंग्वेज, मुझे ऐसा लग रहा है आप वो लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इनिशियली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जिसको इस फील्ड में जाना है वही लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी जो फिलहाल जो चल रहा है ये पाइथन के ऊपर काम हो रहा है, कुछ साल पहले जावा में काम होता था, तो वो लैंग्वेज तो चेंज होते रहते हैं, बट एल्गोरिदम समझना ज़रूरी होती है। एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क जैसे बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए उसका बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी होगा। ओनली AI बोल के कोई टॉपिक में सीधा नहीं जा सकते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करना है उसके लिए। ठीक। हाँ रिंटू जी, एक सामान्य श्रोता के नाते जिसके पीछे, जिसके साथ वैज्ञानिक अध्ययन की पृष्ठभूमि नहीं है, कोडिंग की बहुत चर्चा हो रही है, डॉक्टर त्यागी ने भी इस विषय को उठाया। ये कोडिंग माने होता क्या है? कोडिंग एक्चुअली कोई एल्गोरिदम, सोच लीजिए कोई ह्यूमन जैसे काम करते हैं कि हम बोलेंगे कि एवरेज करो, 3 नंबर लेके वो एवरेज करो, तो हम कर देते हैं। उसको हमें उसका बैकग्राउंड में कैसे करते हैं वो समझने का कोशिश करते नहीं है, बिकॉज इट इज़ सो सिंपल। कंप्यूटर के लिए सारे इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, वो इंस्ट्रक्शंस को देना है, वो इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड उसको फिर मशीन ट्रांसलेशन के बाद वो लो लेवल लैंग्वेज में जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कोडिंग, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो या लो लेवल लैंग्वेज में लिखो। फॉर बिग प्रोग्राम, वेरी बिग प्रोग्राम्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। वो लैंग्वेज में जब लिखते हैं उसको कोडिंग बोलते हैं। अदरवाइज ऑफ लेट मैंने देखा कि कोडिंग के लेके कुछ ज़्यादा उसके बारे में चर्चा हो रही है कि कोडिंग होनी चाहिए, कोडिंग सीखनी चाहिए। कोडिंग इज़ नथिंग बट राइटिंग स्टेप्स इन अ ग्रामेटिकल फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन वो लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं कोडिंग। मतलब कि एक लॉजिकल खाका, किसी पहले तो आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसको सॉल्व करने के लिए एक लॉजिकल खाका जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है, यही मतलब एल्गोरिदम जो होती है वो एल्गोरिदम को मशीन को समझना है, उस लैंग्वेज में लिखना, उसको कोडिंग बोलते हैं। डॉक्टर पारेशर, आप कुछ थोड़ा और प्रकाश डालेंगे इस पे जो हम कोडिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर रिंटूनाथ ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि हम दिमाग में कोई भी चीज़ सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, उसको जाने के लिए मैं तो जानता हूँ कि ये एक रास्ता है, मुझे इससे जाना है, पर अगर मैं कंप्यूटर को समझाऊं कि एक A से B तक जाना है, तो मुझे उसको बताने के लिए जो भी उसके निर्देश हैं, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो भी नियत उसके अंदर रैशनल है या जो भी लॉजिक है वो उसके अंदर लगा होता है।
अब जैसे 2 और 2 4, जैसे आपने रविन्द्रनाथ जी ने कहा, हम जानते हैं फटाफट 4 बोल देते हैं, पर 2 और 2 4 को कंप्यूटर को समझाने के लिए जो भी एक सूत्र क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखा जाता है, कहा जाता है, वो आपने और मैंने तो दिमाग में सोचा कि उसको मैं समझाऊंगा तो इस तरह से समझाऊंगा, तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। पर उस एल्गोरिथम को मशीन को समझाने के लिए एक कुछ अलग अलग तय कोड्स हैं, अलग अलग तय जिसे हम भाषा कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा, वो होती हैं। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान वगैरह का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चूंकि हम ये सब जानते हैं कि इसे सारा कंप्यूटर जितना भी साहित्य है सब पूरा गणितीय है, और जब हर चीज़ गणितीय होती है तो उसके अंदर एक लॉजिक होता है, उसके अंदर एक रैशनल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि ये सब कुछ गणितीय है और सांख्यिकी बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, इसके अंदर बहुत सारी तमाम ऐसी नई भाषाओं का भी जन्म हुआ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उठ के हैं। हम सब ने सुना होगा, हम एक दूसरे को कस के दबा देते हैं, फिर अंग्रेजी में बोलते हैं ऊप्स। वो ऊप्स नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। तो आगे आने वाले कल में और क्या नई भाषाएं होंगी वो तो समय बताएगा। और जिस रफ्तार से इसके अंदर प्रगति, अनुसंधान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, उससे तो देखिए लगता है कि पलक झपकने से पहले ही हो सकता है कल कोई नई लैंग्वेज लिख के आ जाए। तो इन सब बातों को एक आम आदमी तक अगर हमें रोचक तरीके से पहुंचाना है, समझाना है, तो ये हमें अवश्य उसको जितने भी हमारे अवयव हैं उन सब चीज़ों से हटाकर उसको आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में रख के अगर उसको समझाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक हवा सा नज़र आती है वो हवा नज़र नहीं आएगा। और मुझे मालूम है अंत में एक ही सवाल होगा कि मशीनें कहीं ऐसा तो नहीं हमें गुलाम बना देंगे, पर ये कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मनुष्य ने उन्हें बनाया है और उसका दिमाग जो है कितने भी इंस्ट्रक्शंस दें कहीं ना कहीं गुंजाइश रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट होती है। पर यहाँ पे एक सवाल और था इसी से मिलता जुलता, कि आपने जैसे बात की थी कि कोडिंग के बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और वो सब आते हैं, तो और भाषाएं जो हैं आप कह रहे हैं कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जी। तो जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, जो इस एआई के क्षेत्र में अपनी भविष्य को तलाश रहे हैं, तो उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? लेकिन जैसे कोडिंग मान लीजिए आज सीख ली, कल को वो बेकार हो जाएगी, तो वो क्या करें कि वो एक टाइमली वो रेलिवेंट भी रहें और अपना भविष्य अगर उस क्षेत्र में कैरियर के रूप में देख रहे हैं वो भी चालू रहे? क्योंकि जैसा परेश्वर जी ने बताया, तो भाषा तो कल ऑब्सोलीट हो सकती है, नहीं आ सकती है, तो एक भाषा सीखने से काम नहीं चलेगा। देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और भाषाओं का जैसा उद्भव होता है, विकास होता है, उस हिसाब से नई भाषाएं आती हैं, पर उस सब के पीछे जैसा कि डॉक्टर रविन्द्रनाथ ने जो सबसे आधारभूत चीज़ कही वो थी एल्गोरिथम। वो जो अगर आपको ये पता है कि मैं किसी काम को करने के लिए एक मेरे दिमाग में एक क्रम तैयार है, तो भाषा तो मात्र एक साधन है जिसमें वो उन सारे क्रमबद्ध निर्देशों को उसमें डाल सकता है। राइट। और इसके अंदर वो भाषाएं जैसा कि आपने भी कहा और हम सब ने अभी चर्चा भी की कि समय के साथ वो विकसित होती जा रही हैं और तेजी से विकसित होती जा रही हैं। तो भाषा और ये भाषाओं का जो विकास है वो एक सतत प्रयास है, एक सतत क्रिया है, एक कंटिन्यूअस है। उसके अंदर डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट माने ऐसा नहीं कि एक खत्म हुआ फिर दूसरा शुरू हुआ, वो उसके अंदर एक क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। तो उसके अंदर व्यक्ति अगर एक भाषा से जुड़ा है तो वो दूसरी भाषा में उसको हस्तांतरित होते हुए कभी दिक्कत पेश नहीं आएगी। उसका कारण यह है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, पर बशर्ते कि उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो उसका जो लॉजिक है वो अगर क्लियर है तो वो सारे काम आसानी से संभव कर सकता है और वो सब कुछ लिख सकता है। तो इसलिए कोडिंग से ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि आप जिस भी डोमेन में या जिस भी क्षेत्र में अपना इसका अनुप्रयोग करने की चेष्टा कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी है और आप अपने जो आपका एम है या प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको क्लैरिटी है, तो फिर कोडिंग जो है वो एक मात्र सिर्फ एक साधन बन के रह जाता है। सबसे वस्तुतः स्थिति तो ये जो जान है वो ये कि आपको अपना विषय पता हो, आपको अपना लक्ष्य पता हो, जैसा कि हम हर विज्ञान के प्रयोग में करते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट होता है, एम होता है, मटेरियल्स यूज्ड होता है, प्रोसीजर होता है, रिजल्ट्स होता है, डिस्कशन होता है और सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस होता है। तो एक आम
प्रैक्टिकल के तरह से अगर उसको आप एनालॉजी उसकी देखें तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रिंटूनाथ इसके अंदर विषय विशेषज्ञ के नाते अपने विचारों को अगर इसमें डालें तो इसमें और कुछ महक जो है बढ़ जाएगी। बिल्कुल मैं पूरा एग्री करता हूँ डॉक्टर पैरा सर जो बोले हैं कि एल्गोरिदम जो है और ओवरऑल फ्रेमवर्क, कोई भी स्टूडेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है जो मैथमेटिक्स बेस्ड होनी चाहिए उनकी पढ़ाई। उसके बाद इंजीनियरिंग करे या कोई पोस्ट ग्रेजुएट करे, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में इंजीनियरिंग में करे। एंड उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एकदम स्पेसिफिक कोर्सेज भी आते हैं आजकल। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना ग्रेजुएशन के लेवल पे करे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे करे। ओनली एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए डिफरेंट कोर्सेज आजकल चलते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। उसके थ्रू में भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ी मैं सारांश में कहूँ कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी का भी जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को खोजना और फिर उसका समाधान निकालना, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक लॉजिकल तरीके से, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, अगर ये हमारा जो छात्र हैं वो ये तीनों चीज़ें साथ लेके चलते हैं, किसी भी विषय की पढ़ाई करते हैं, तो वो एआई के क्षेत्र में बहुत आसानी से स्विच ओवर कर सकते हैं। कि इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ख़ास किस्म की इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा या ख़ास किस्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी भी स्टेज में वो स्विच ओवर कर सकते हैं, जैसा बशर्ते कि जैसे रिंटू जी ने कहा कि मैथमेटिक्स अगर होगा तो उनको ज़्यादा सहूलियत होगी। हाँ, उसमें ये होता है कि देखिए, चूँकि कंप्यूटर हम सब जानते हैं, कंप्यूटिंग जितना भी है पूरा गणितीय है, और अगर आपका गणित के प्रति रुझान और कंट्रोल अच्छा है तो आप अपनी बात को अच्छे से कर पाएंगे। और इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी क्षेत्र में ये काम करना चाहें, अनुप्रयोग का जो भी क्षेत्र हो, उसके बारे में अगर आपकी आधारभूत जानकारी सुदृढ़ है और गणित का अगर आपके पास बेस है, तो आप उन दोनों की मदद से, और ख़ासकर इसके अंदर चूँकि सब कुछ बहुत सारे नियमावली से बंधा हुआ है, तो इसके अंदर जितने, और चूँकि गणितीय है तो सांख्यिकी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जैसे आप समझ पाते हैं, उनको अगर आप तैयार कर सकें, और इसके अंदर जैसा हमने कहा एल्गोरिथम मजबूत है, कोडिंग तो उसका सहायता बन जाती है, और अगर उसके साथ आपका गणित का बेस है तो आप सोने में सुहागा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया रहते हैं। डॉक्टर रिंटूनाथ जी, मेरा प्रश्न इस पर आपसे ये है कि अभी चर्चा हुई कि मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम, लॉजिकल थिंकिंग, ये इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सभी जानते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन कई बातें ये भी आती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस को बढ़ाने के लिए क्रिएटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, भाषा विज्ञान भी ज़रूरी होता है। ये कितना सच है या ज़रूरी है? देखिए, ये कोई स्टैंड अलोन एक फील्ड तो नहीं है। जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, हम NLP बोलते हैं, तो NLP का दो हिस्से होते हैं। एक तो लैंग्वेज समझना, उसके लिए डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए कंप्यूटर साइंस, जिसको कोडिंग की नॉलेज है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो आजकल कोई भी, नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनी हाई एंड रिसर्च आप देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी होती है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, NLP के लिए लैंग्वेज डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कोई फील्ड में जाए, एग्रीकल्चर फील्ड में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करेंगे तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का हेल्प चाहिए होगा। आप स्पेस में अप्लाई करेंगे तो एस्ट्रोनॉट का हेल्प चाहिए होगा। तो अकेले तो नहीं कर पाएंगे। मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो डॉक्टर के साथ रहना पड़ेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए is only a you can say background information and knowledge, एक सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। यानी हमारे श्रोता किसी भी क्षेत्र में हो, उनके उस कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित हो सकती है, या जैसा अब हम लोग देख रहे हैं ये होगी ही होगी। और ये भी एक रिसर्च का एरिया है कि आप जो सोच रहे हैं उसमें AI का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है कि वो काम और अच्छे तरीके से हो। बिल्कुल, ये अपने आप में एक रिसर्च का एरिया है। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं, जैसे कि शुरू में हम सब ने जिक्र किया, कि ज़िंदगी को जितना आसान और सुगम बनाने
के लिए हम मैकेनिकल मशीन्स का इस्तेमाल करते थे, फिर हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स आई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आई, और अब ये ज़माना आ गया है कि हम अपने न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से उन सब कामों को और सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ज़िंदगी को और आसान बनाने की इस होड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना योगदान है, जितना कहा जाए उतना कम है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर निरंतर हो रही प्रगति से हम और वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में हम अपने विज्ञान गल्प में पढ़ते आए हैं, विज्ञान की उन कहानियों में सुनते आए हैं, और फिल्मों की उस अथाह भंडार से गुजरे हैं जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी सोच से आगे भी बात होती है। हमने टाइम मशीन्स पे बात करी, तमाम चीज़ें की, और अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस सीरीज़ के अगले कार्यक्रमों के अंदर उन सब का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, और अलग अलग क्षेत्रों में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आती है उसका हम और विवरण में चर्चा कर पाएंगे। डॉक्टर पाराशर जी ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि हम इस श्रृंखला की बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला से जुड़े हमारे श्रोताओं के प्रश्न और जवाब त्यागी जी आपके पास आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बारे में आप बताएंगे, कुछ रोचक प्रश्न आए हों, या क्योंकि मेरा अंदाजा है कि अभी इस कड़ी में आप श्रोताओं की सूची विजेताओं की नहीं घोषित कर रहे हैं, जी जी, पर कुछ रोचक प्रश्न जरूर आए हैं आपके पास जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे, जिनकी चर्चा आप चाहेंगे। जैसा एक पहला सवाल तो वही था दुर्गेश जी का, जिन्होंने पूछा था कि कौन सी जो भाषा है इसमें इस्तेमाल होती है, और दूसरा ये था कि एक सुपर एआई की बात करते हैं, क्या ये एक उटोपिया, यानी कि कहें कि क्या ये एक काल्पनिक वो है, या कभी इस तरीके की चीज पे हम पहुंचेंगे। तो मैं दोनों हमारे जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर पारेशर और डॉक्टर रिंटू, दोनों से पूछना चाहूँगा, कैन वी अचीव सुपर एआई एट द लेवल ऑफ। मैं तो कहूँगा बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ जी। आज से करीब 30 वर्ष पहले जब मैंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपने एमटेक कोर्स में पढ़ा, तो और उस वक्त हम सिर्फ मात्र लिस्प और प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग करते थे, और करने के बाद हमने एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए, और एक्सपर्ट सिस्टम्स कुछ नहीं थे। अगर हम आज के ज़माने में उसको कंपेयर करें तो हमको लगेगा कि जिसे कहते हैं ना कि बहुत आसान था, बहुत जैसे बहुत कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत हलवा जैसा था, वो वहाँ से हम निकल के आज स्थिति में आ गए हैं कि हम कोई भी चीज़ को अगर हमें ऑटोमेट करना है या कुछ करना है तो हम बटन को प्रेस करते हैं और वो हो जाता है। तो उस जिस रफ्तार से इसके अंदर प्रगति हुई है, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब जो चीज़ें हम अभी तक कल्पना जिनकी करते थे वो साक्षात और मूर्त होती दिखाई दे रही हैं। तो सुपर एआई का जहाँ तक का जो भी कॉन्सेप्ट है, परिभाषाएं देखिए सब बदलेंगी और बदलती रहेंगी, और सुपर एआई से सुपरेस्ट एआई हो जाए या उससे ज़्यादा उसके अंदर आप सुपरलेटिव लगा लें, वो भी संभव है। और उसके लिए क्या ये पीढ़ी रहेगी या वो पीढ़ी रहेगी कहना बहुत मुश्किल है, पर इतना ज़रूर है कि इसके अंदर निरंतर और जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आंख झपकने से पहले ही इसके अंदर एक कुछ नया कुछ हासिल हो जाता है। श्रोताओं, हमारे साथ सुनते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम, विशेष विज्ञान श्रृंखला आने वाला कल, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। फिलहाल हमारी घड़ी इशारा कर रही है कि आज के कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर नकुल पाराशर जी आए, डॉक्टर वीरेंद्र त्यागी जी आए, डॉक्टर ऋतुनाथ जी आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद। नमस्कार। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 26वीं कड़ी सुन रहे थे। आज की कड़ी में आपने सुनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे थे डॉक्टर नकुल पाराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर रिंटू नाथ, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पंकजपति पाठक। कार्यक्रम से संबंधित आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने विचार हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी
आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।